कि पहली बात तो कोई डाउट नहीं करेगा कि जब भी हम कोड लिख रहे हैं तो फंक्शनल करेक्टनेस तो आई थिंक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब वो तो लोग अचीव नहीं किया तो वो तो रिजेक्शन क्लियर है वहाँ पे, वो तो प्रॉब्लम है, वो तो आपके टेस्ट केस में पकड़ी जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अब मान लो बुकिंग ही नहीं हो रही है, या एक पर्टिकुलर ड्राइवर के साथ एक समय में आपने 2 लोगों की बुकिंग कर दी, तो वो सब तो समझ लो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं कि आपका कोड ही फंक्शनली करेक्ट नहीं है। तो फंक्शनल करेक्टनेस एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जिस पे लोग कई बार ध्यान नहीं देते, एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि कोडिंग प्रैक्टिसेस की जो हम बात करें, ठीक है, तो उसमें एटलीस्ट कुछ चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। और पहला तो बहुत सिंपल है, जो लोग हमेशा ही मिस करते देखे हैं मैंने, विच इज वेरिएबल नेमिंग। ठीक है, वेरिएबल नेमिंग का मतलब क्या है ना, कि आपका कोड कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपके वेरिएबल के नाम देख के ही समझ में आए कि एक्चुअली ये क्या चीज है। तो जो प्रैक्टिस है यूजिंग आई जे के और ये सब, ये हट जानी चाहिए। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल तौर पे ले सकते हो, या चलो वहीं कुछ, जैसे हम लोग लिख लेते हैं ना कि फॉर ए इन यूजर्स एक लिस्ट था मान लो, चलो, तो अब प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं करूंगा कि अब इस ए का जो ये ए यूजर है, उसके लिए मैं क्या करूं, ए डॉट असाइन कुछ करूं उसको, सपोज जो भी कुछ हो, तो अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि जब ये कोड बड़ा होगा ना, तो आगे आदमी को बार रेफरेंस लेना पड़ेगा कि ए आखिर है क्या। ठीक है, तो इस तरह का डिजाइन मतलब कन्वेंशन बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको ऑब्वियसली हमेशा करना पड़ेगा कि फॉर यूजर इन यूजर्स यूजर डॉट असाइन। तो जब भी कोई आपके कोड के बीच में है तो उसको एक रेफरेंस मिलेगा, एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई ये वेरिएबल क्या है। सो दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू वेरिएबल, दिस अप्लाइज इक्वली टू योर फंक्शंस, योर क्लासेस। तो जब फंक्शन नेमिंग है तो फंक्शन नेमिंग भी ऐसी हो जिससे कि फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो कि आखिर वो कर क्या रहा है। ठीक है, तो हमेशा ये नहीं कहना कि हम कोड मतलब एक कमेंट लिख देंगे या कुछ लिख देंगे। तो आपके फंक्शन की नेमिंग भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि पढ़ने वाले को थोड़ा सा समझ में आए कि वो क्या है। जैसे कि मैं लिख दूं रोल, अब क्लियर नहीं हो रहा क्या चीज रोल हो रही है ना। आई मीन या तो आपकी क्लास हो डाइस, फिर डाइस के अंदर रोल हो तो भी एक क्लैरिटी है, या आई मीन जस्ट इट शुड बी बेटर एक्सप्लेनेबल कि रोल डिवाइस लिखूं या मैं रोल डाइस, सॉरी, कि मैं डाइस को रोल कर रहा हूँ या डाइस के अंदर रोल फंक्शन हो। तो नेमिंग में भी क्लैरिटी जो है आई कंसीडर कि चाहे वो वेरिएबल नेमिंग हो, चाहे वो फंक्शन नेमिंग हो, चाहे वो क्लास नेमिंग हो, नाम से समझ में आना बहुत जरूरी है। और ये कोड रिव्यू की प्रैक्टिस भी है। अगर आप देखो कि भाई कुछ भी आई जे के चल रहा है, टेम्प चल रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। तो आई मीन शुड नॉट बी एट ऑल एनकरेज्ड। और उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि लोग अपने ही वेरिएबल को ओवरराइड कर देते हैं। कोई और यूज कर रहा होता है टेम्प, अब वो टेम्प वेरिएबल नीचे खुद लिख देते हैं उस कोड में, फिर वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आई थिंक वो प्रॉब्लम चली जाती है। या सेकंड इज अराउंड कमेंट्स। तो दिस इज नेचुरल कि कुछ भी अगर कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो एल्गो में तो थोड़ा सा कमेंट डालने हैं, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ये बहुत बड़ी की है, क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं होता जैसा आप चाहते हो, हमेशा सिचुएशन आइडियल नहीं होती। कभी नेटवर्क भी ब्रेक होगा, कभी जो आप फाइल खोलना चाह रहे हो फाइल नहीं भी होगी, किसी भी मतलब समवन राइटिंग द फाइल एंड यू आर रीडिंग द फाइल। तो आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग करनी पड़ेगी, एंड प्रॉपर एक्सेप्शनल हैंडलिंग विद प्रॉपर मैसेजेस, ताकि या प्रॉपर लॉगिंग भी कर सकते हो आप यहाँ पे। बेसिकली आपके एक्सेप्शन से जो लॉग जनरेट हो, उससे क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि जब बंदा प्रोडक्शन इश्यूज में बैठा है, डिबग कर रहा है कि आखिर क्या हुआ, क्यों फटा कोड, यहाँ पे एरर क्यों आए, तो उसको आपको लॉग देख के समझ में आना चाहिए। तो ये लॉगिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप कोड रिव्यू कर रहे हो या लिख भी रहे हो कि भाई ये फाइल नहीं मिली, ये क्लियर होना चाहिए कि दिस फाइल कुड नॉट बी फाउंड। अदरवाइज तो बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा ना भाई। प्रोडक्शन सिस्टम्स में अगर आप सही से नहीं लिखोगे तो उनको डिबग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो ऐसी कुछ और कोडिंग प्रैक्टिस भी मिलेंगी मे बी स्लोली व्हेन वी गो फॉरवर्ड, पर एटलीस्ट ये 4 तो बहुत ही क्लियर हैं सबको कि होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बात है कि ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ टेस्ट केसेस जो है वो बहुत की है आपके कोड में, कि आप जो
टेस्ट केस बनाओ, जो टेस्ट केस लिखो अपनी सर्विस के लिए, क्योंकि वही यूनिट टेस्ट केस रन करते हो, आप कहते हो हाँ सब ठीक है, तो उनकी क्वालिटी ऐसी हो जो कॉर्नर केस कवर कर रहे हो। मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक लिस्ट, तो अगर लिस्ट में विदाउट एलिमेंट आ गई या एटसेट्रा, तो उस तरह से हमें प्लान करना चाहिए क्वालिटी ऑफ टेस्ट केस क्या है, विच जज के भाई हम टेस्ट केस रन कर रहे हैं रियली स्पीकिंग, तो वो हमारे कोड में कोड कवरेज पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो यू कैन सी कि लाइक कोड कवरेज इज गुड और नॉट। ये बड़ी प्रॉब्लम है टेस्ट केसेस में कि लोग ऐसे टेस्ट केस लिखते हैं जो उनके कोड को 30% भी कवर नहीं करते। ठीक है, कोड आपने 50 चीज़ों को लिखा है, टेस्ट केस आपने 4-5 चीज़ों का लिखा है, तो वो भी एक इशू है अपने आप में। तो कोड कवरेज थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। ठीक है, कूल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, विच उसके लिए तो आई थिंक कम से कम हम लोगों को, कम से कम भी बोलूँगा तो 7 से 8 घंटे लगेंगे इस एलएलडी को समझने में, अगर मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर भी एटलीस्ट बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि जब आप कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि सारा कोड एक ही फाइल में लिख दोगे, तो मॉडलर भी होना चाहिए। अच्छा, मॉडलर होना चाहिए तो कैसे मॉडलर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो हम देखेंगे समय आने पे, लेकिन एटलीस्ट ब्रॉड लेवल पे आज हम डिस्कस करेंगे कि जब जो कोड में जो चीज़ें होनी चाहिए वो कैसी कैसी दिखनी चाहिए, कौन कौन सी मेन डायरेक्टिव जरूर हो, थोड़ा क्लैरिटी के लिए। ठीक, और किस तरह का डिज़ाइन फिलॉसफी हो, और उस पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने डिस्कशन को। तो पहली बात तो ये है कि ठीक है, एलएलडी पे तो लंबा डिस्कशन चलेगा, इसको मैं एलएलडी पे जाने से पहले थोड़ा और बता देता हूँ जो हमें कवर करना चाहिए कि कॉन्करेंसी का ध्यान रखना है कोड में। The code should be aware of any critical section। कोई भी क्रिटिकल सेक्शन हो कि जब आप बुकिंग कर रहे हो तो आपको दिख रहा है ना भाई, बुकिंग जब आप कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर ड्राइवर को एक पर्टिकुलर कस्टमर से मैप करने की कोशिश कर रहे हो, उस समय अगर उसी ड्राइवर के लिए दूसरे कस्टमर से बुकिंग आ गई और फिर कोड फटने के चांसेस हैं, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये पार्ट जो है क्रिटिकल सेक्शन है, तो उसके अराउंड आप लॉकिंग वॉकिंग लगाओगे। ठीक है, मे बी यू डू अ लॉग डॉट एक्वायर, एक देन जब बुकिंग खत्म हो जाएगी तब लॉग डॉट रिलीज करोगे। सिमिलरली ट्रांजेक्शन जो होंगे जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक कमिट नहीं करोगे, अदरवाइज रोल बैक करोगे एक्सेप्शन में। तो उस तरह की चीज़ें भी हमारे कोड में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब एक जूनियर लेवल का बंदा कोड लिखता है और सीनियर लेवल का बंदा कोड लिखता है, तो कॉन्करेंसी की एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंस हो जाता है कि एटलीस्ट सीनियर लेवल से कंफर्म है कि भाई वो कॉन्करेंसी का ध्यान रखे, उसे पता होना चाहिए कि ये क्रिटिकल सेक्शन है, यहाँ पे रेस हो सकती है दो चीज़ों के बीच में। यदि रेस हो रही है और अगर आपने उसके अराउंड कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं लगाया है, या जावा में तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ही काम कर देता है, डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, तो मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस केस में। सिमिलरली फॉर रिव्यूइंग में भी ये भी चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, देन डेफिनेटली कम्स लास्ट पार्ट जो बहुत ही क्रिटिकल है, वो है एनएफआर, जो हम बात करते रहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। सो कोड रिव्यू में ये बड़ा क्रिटिकल है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे आप कोड तो फंक्शनल करा सकते हो गंदा लिख के, कौन रोक रहा है आपको, राइट? मतलब कि अब मैं सिंपल कह दूं कि आपको सोर्टिंग करना है या कुछ करना है तो गंदा कोड लिख के आप कर ही सकते हो, लेकिन जब रियली लिस्ट बढ़ जाएगी तो एनएफआर रन करने के लिए आप बड़ा पैरामीटर दोगे, मे बी यू रन लोड टेस्टिंग, और आप उसका फिर लॉजिक में समझोगे कि क्या एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी क्या है उसके कोड की। ठीक है, एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी क्या है उस पर भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट करना पड़ेगा। इसमें 50 चीजें आएंगी कोड लेवल पे, राइट डेटा स्ट्रक्चर्स का चॉइस किया है नहीं किया है। ठीक है, एनएफआर के अंदर में राइट डेटा स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली पहला है, और फिर जब आप जैसे क्वेरी की बात कर रहे हो, मान लो आप देख रहे हो क्वेरी, तो एज ए कोड रिव्यूअर आपका बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है कि आप देखो कि उसमें क्वेरी में जो जिस पे वो क्वेरी कर रहा है क्या वो चीजें इंडेक्स है या नहीं है डेटाबेस में। ठीक है, और इज देयर अ बेटर वे टू राइट दिस, ऐसा नहीं हो कि इंडेक्स से इंडेक्स बिल्ड करते चले जाएं हम लोग, राइट स्लो हो जाए। तो आपको देखना है, उस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा बेसिकली। या शार्डिंग हो रही है, शार्डिंग बंदा कर रहा है, किस बेस पे शार्डिंग कर रहा है यार, कि क्या उस की से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा भी, उससे कुछ हॉट तो नहीं बन जाएगा। तो जो आपने लर्निंग्स की हैं एचएलडी में
जब देखा हमने ट्विटर केस में, अगर कोई यूजर आईडी बेस्ड शार्डिंग करने लगे तो आप कहोगे नहीं यार ये प्रॉब्लम हो सकता है, यू शुड डू इट ट्वीट आईडी बेस्ड, बस लर्निंग्स हैं ऑलरेडी वहाँ पे। तो एनएफआर केसेस में तो ऑल्दो कोड इज फंक्शनली करेक्ट, बट आप इंश्योर कर रहे हो कि डेटाबेस की लोडिंग ठीक रहे एक्सेट्रा, ये भी कोड रिव्यू का और अच्छे कोड लिखने का पार्ट है, राइट। तो एफिशिएंसी वाइज आल्सो वी शुड बी वेरी 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 क्लियर, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक बहुत ही बेसिक सा एजेंडा था कि जो हमें ऑब्वियसली फॉलो करना ही है। नाउ कमिंग टू लो लेवल डिजाइन या कोड की अगर हम बात करें, और हम इसके अराउंड कोड लिखेंगे, एक दो कोड लिखेंगे तो और क्लैरिटी होगी। अच्छा, तो तीन चीजें आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट रह सकती हैं हमारे डिजाइन में। एक तो आई थिंक नाम सुने होंगे जैसे एंटिटी, तो क्या एंटिटीज हों बेसिकली, दूसरा डाओ, तीसरा डीटीओ। काफी अच्छे कोड जो होते हैं, काफी अच्छे जो कोड लिखे होंगे हमेशा देखोगे तो उसमें जैसे आपका एक ऐप का स्ट्रक्चर है तो उसमें फोल्डर्स बने होंगे ऐसे, ठीक है, विच आई सिंपली मीन कि मान लो ये आपका ये आपका ऐप है, ऐप पाइथन मान लो ऐप है, ठीक है। उसके अंदर में आपको दिख रहे होंगे कि एक फोल्डर बनाएगा बंदा वो एंटिटीज नाम का, जिसमें सारी एंटिटीज होंगी। एक फोल्डर बनाएगा वो डीटीओ नाम का, जिसमें डीटीओज होंगे। नहीं बना रहे तो प्रॉब्लम है, ये भी बताऊं मैं, अगर आप इसे नहीं बना रहे हो तो कोड स्ट्रक्चर नहीं कहा जाएगा उतना। और फिर डाओ का भी बनाओगे तो क्या एंटिटी है, क्या डीटीओ है और क्या डाओ है, पहले तो मैं इस पर फोकस करना चाहूंगा। अपने आप में ये डिजाइन पैटर्न नहीं है वैसे तो सबके सब, लेकिन थोड़ा सा हमें ये मिल जाए कि भाई व्हाट इज एन एंटिटी, एंटिटी के केस में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। तो जब मशीन कोडिंग नाउन भी लिख रहे होगे ना तो आप फोल्डर ऐसे बनाओगे। इस एग्जांपल पे अगर मैंने एक लिखा हुआ है, वो खुद में उतना स्ट्रक्चर नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हो मॉडल्स बने हुए हैं, राइट। तो मॉडल्स हैं कि स्नेक्स एंड लेडर्स में बोर्ड एक मॉडल है, ठीक है। लेडर एक सॉरी एंटिटी है, मतलब मॉडल एंटिटी एक ही बात है यहाँ पे। लेडर है, स्नेक है, प्लेयर है, ठीक है, जिनको हम लोग मॉडल कर रहे हैं एंटिटीज को। तो आखिर क्या है, मतलब व्हाट इज एन एंटिटी, अगर हम उसको फोकस करना चाहें, व्हाट इज अ मॉडल, ठीक है। तो पहली बात हम लोग एंटिटी की ही करेंगे कि अगर ये डिसाइड करना हो कि कौन कौन सी एंटिटी बनाए तो क्या दिमाग में आता है, ठीक है। सो तो इसे यूं कह सकते हो आप, बहुत सिंपल टर्म्स में कह सकते हो, एनी persistence of data must be modeled as an entity या एंटिटी क्लास, ये कह सकते हो। यदि आपके केस में कुछ भी चीज अगर डेटाबेस में परसिस्ट हो रही है, परसिस्टेंस तो वही है, परसिस्ट डेटाबेस में हो रही है परसिस्ट, तो समझ लो कि अब वो दैट्स द राइट यूज केस कि उसका एंटिटी बनना चाहिए। जैसे कि मान लो हम बात कर रहे थे कैब सिस्टम की ही, तो ऑब्वियसली ड्राइवर, अगर हम कह रहे हैं कि कैब बुक हो रही है तो कैब भी अपने आप में एक एंटिटी है, यानी कि टैक्सी। ड्राइवर भी एंटिटी है, पैसेंजर भी एंटिटी है। क्यों? क्योंकि पैसेंजर को भी आप परसिस्ट कराते हो, भैया पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो ना कि भाई क्या बंदे का नाम है, क्या ईमेल है, क्या पासवर्ड है, एक्सेट्रा। सिमिलर थिंग ड्राइवर पे अप्लाई होती है, यू स्टोर ड्राइवर इन योर परसिस्टेंस लेयर। सिमिलर थिंग कैब पे भी अप्लाई होती है कि भैया आप कैब को भी डालते हो, राइट, कैब को भी स्टोर करते ही हो आप। तो ये जो सारी चीजें जब आपको दिख रहा है साफ साफ कि परसिस्टेंस हो रही है ये चीज का, ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है कि मैं दिस इज अ टाइम टू मेक दैट एज एन एंटिटी। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कुछ एग्जांपल्स देके में भी कि एंटिटी बनाते टाइम में, राइट, आप देखोगे कैसे चीजों का रीयूज हो सकता है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक है क्लास ड्राइवर, अभी कुछ कोड नहीं लिखा, एक है क्लास पैसेंजर, अभी फिर कुछ कोड नहीं लिख रहा, एक है क्लास मान लो बुकिंग भी एक एंटिटी है मान लो यहाँ पे, एक्सेट्रा। तो इन सब में जब आप मॉडल करने के लिए एंटिटी के बारे में लिख रहे हो, राइट, तो
हर एक टेबल के करस्पॉन्डिंग दो चीज तो क्लियर है ना कि भैया हर मॉडल में या हर टेबल में देखोगे तो क्रिएटेड एट होता है और अपडेटेड एट होता है। तो पहला सवाल मेरा यही है सबसे, इज इट अ गुड आइडिया कि मैं हर एक टेबल में लिखूं क्रिएटेड एट अपडेटेड एट क्रिएटेड एट अपडेटेड एट? तो ये चैलेंज है, गलत है, मतलब एक्चुअली स्पीकिंग सिंपली गलत है। मतलब अगर आप सही से कोड रिव्यू कर रहे हो तो कहोगे भाई व्हाई एक्चुअली, क्योंकि फिर तो हर एक बंदा अपने में इसी कोड को रेपिटेटिव करेगा, इस चीज को दोबारा लिखेगा, तो वो राइट प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपका एक कुछ ऐसा बेस मॉडल होता जिसको लोग इनहेरिट करते और फिर यूज करते। कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल्स आई गिव यू, कॉमन जो चीजें हैं, तो आपको बनानी चाहिए थी टाइम एंटिटी नाम की क्लास पहले। ठीक है, जो बता रही है कि ये जो एंटिटी है ये टाइम एंटिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबली पाइथन में लिखते थे, क्या लिखते? अब यार कैप सर्च कर लेना सब बाद में, बस नहीं कर रहे उसमें सेल्फ, तो पता सेल्फ आई मीन सिंटैक्स पे फोकस नहीं कर रहे, पाइथन का ऑब्जेक्ट का वो है, मतलब क्लास का मेथड। तो क्रिएटेड, मान लो क्रिएटेड एट, अब नाम पे भी ध्यान दूंगा मैं आपसे, तो टाइम एंटिटी है, क्रिएटेड एट है, अपडेटेड एट है, आपके ऊपर आप अंडरस्कोर फॉर्मेट लो या कैमल केसिंग वाला ले लो। कैमल केसिंग मतलब स्मॉल कैपिटल से डिफरेंस हो रहा है। और ओके, बट मे बी आप कहना चाहोगे ना भी पास हो कभी, अगर नहीं पास होते तब भी मैं जो करंट टाइमर सिस्टम में वो स्टोर कर लूँ क्रिएटेड और अपडेटेड के लिए, तो दैट्स आल्सो वैलिड यूज केस। तो आप बनाओगे टाइम एंटिटी नाम की क्लास बनाई आपने, ठीक है, जिसमें आपने मान लो, अब सिंटैक्स पे ध्यान नहीं देंगे गाइस यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा, हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, सिंटैक्स तो सबको पता ही है। तो शॉर्ट में ले देता हूँ, सेल्फ डॉट क्रिएटेड एट की वैल्यू हो गई क्रिएटेड एट, इफ क्रिएटेड एट, एल्स जो भी मान लो डेट टाइम डॉट नाउ टाइप का कोई मॉडल यूज करना पाइथन में, या करंट टाइम लेने का जो भी चाहिए आपको एक्सेट्रा। तो हमने क्या कहा कि भाई क्रिएटेड एट जो है वो अगर पास हो रहा है, वैल्यू अगर आ रही है नन के अलावा कुछ, तो वही असाइन कर देंगे, नहीं तो डेट टाइम नाउ ले लेंगे। सिमिलरली आप अपडेटेड का लिखना, उसे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ेंगे। ओके कूल, ये बना हमारा, तो हमने बना लिया कि टाइम एंटिटी हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ड्राइवर क्लास की एंटिटी बना रहे होगे, ऑब्वियसली डिफरेंट फाइल है driver.py, ठीक है, तो ड्राइवर जो होगा दैट शुड डिराइव फ्रॉम दिस, ऐसे, ठीक है। और फिर आप ड्राइवर के बारे में, जो ड्राइवर के एट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे उनके बारे में लिखोगे, जैसे कि नेम है, या अलग अलग चीजें होंगी, नेम होगा, आई मीन फादर्स नेम होगा, या जो भी कुछ होगा एक्सेट्रा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि अब आप ये इंश्योर करोगे कि पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी एंटिटी टाइम एंटिटी हैं वो सब इस टाइम एंटिटी से ही डिराइव हो रही हैं। तो आप बार बार ऑब्वियसली रिपीट नहीं कर रहे अपने आप को, तो दिस इज आल्सो की। तो इनहेरिटेंस का फंडा तो वही था ना जो हम पढ़ते थे कि भैया रीयूज, तो आप रीयूज कर। नाउ बेसिकली आपका मतलब क्या है कि अगर कल को क्लास पैसेंजर भी बन रही है एंड इफ यू ट्रीट दिस एज ए टाइम एंटिटी देन दिस आल्सो शुड बी डिफाइंड लाइक दैट। तो इसके अंदर आप क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट की बात नहीं करोगे, क्योंकि वो तो आप पहले ही कर चुके हैं। ये ऐसा कहने का मतलब, जब कोडिंग पे आएंगे तो और क्लियर करेंगे। सिमिलरली एक और कॉमन यूज केस है, तो एक होती है टाइम एंटिटी, एक होती है ऑडिट एंटिटी। ऑडिट मतलब कई बार देखा होगा ना, कई ऐसा जहाँ पे लोग ज्यादातर डैशबोर्ड वैशबोर्ड चेंज करते रहते हैं, तो कई सारी चीजें होती हैं ऑडिट एंटिटी वाली भी। जैसे कि मान लो डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर का मैं बैठने का टाइम चेंज करूँ, अब तो मैं ये जानना चाहता हूँ ना किसने अपडेट किया, कौन सा ऑपरेशंस का बंदा था भाई जिसने अपडेट किया है, या डॉक्टर के स्टाफ ने अपडेट किया। क्योंकि बाद में चैलेंजेस आते हैं, वो कहते हैं यार मेरा टाइम तुमने चेंज कर दिया और मुझे बताया नहीं, और नहीं ये गलत चेंज किया है, किसने चेंज किया। तो यही ऑडिट का मतलब है भाई, कब कब किसने चेंज किया। तो काफी सारी एंटिटी आप चाहोगे सिस्टम में कि वो ऑडिटेड एंटिटी हो, तो विच मीन्स के इट शुड बी लाइक क्रिएटेड बाय और अपडेटेड बाय भी आप चाहोगे। तो फिर मैं उस केस में एक ऑडिट एंटिटी बनाऊंगा जो कि टाइम एंटिटी से निकलेगा। ओके, अब मैं ऑडिट में दोबारा से नहीं लिखूंगा क्रिएटेड अपडेटेड, तो क्रिएटेड अपडेटेड तो है ही, इसमें दो नई चीज ऐड करूंगा, जस्ट शॉर्ट बता देता हूँ, विच इज क्रिएटेड बाय और अपडेटेड बाय।
अब मैं इनिट नहीं लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं केवल। ओके, तो विच मीन्स कि यदि फर्दर मान लो एक क्लास है अब डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम डिफाइन कर रहे होंगे मॉडल को या एंटिटी को, तो हम टाइम एंटिटी से डिराइव ना करके कहेंगे भैया ऑडिट एंटिटी से डिराइव है। कहने का मतलब यही है, यही रिव्यूज का मतलब है यार, कि ऑडिट एंटिटी ने यूज किया टाइम एंटिटी का यूज केसेस का, वहां से हमें मिल गए क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, यहाँ पे हमें मिले क्रिएटेड बाय अपडेटेड बाय। तो जो आप डॉक्टर की एंटिटी देखोगे ना, तो आप रियली डॉक्टर की ही चीजें देख रहे होगे, आपको अच्छा लगेगा खुद देखने में कि वहाँ पे दिख रहा है आपको नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसका टाइम ऑफ सिटिंग, या उसकी स्पेशलाइजेशन, आपको वो चीज दिख रही होंगी, आपको रीड करने में भी मजा आएगा कोड को। थिंक अबाउट कि हर एक मॉडल में फालतू में तुम ये पढ़े जा रहे हो, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, क्रिएटेड बाय अपडेटेड बाय, फिर से हर मॉडल में पढ़ रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा लाइन ना रीड करनी चाहिए ना वो एक्स्ट्रा लाइन हमें राइट करनी चाहिए, तो वो गुड प्रैक्टिस में नहीं आएगा, बिल्कुल से साफ बात है, ठीक है। और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि ये 3 यूज केस मैंने ज्यादा देखे हैं इंडस्ट्री में। एक हमने केस देखा है कि भैया कोई वर्जन एंटिटी है, कि जहां आप वर्जन भी स्टोर करना चाहते हो, वर्जन एंटिटी, बहुत सारे एंटिटी वर्जन भी आप मेंटेन करना चाहते हो, मे बी तो हो सकता है आपको बनाने पड़ जाए वर्जन ऑडिटेड एंटिटी या वर्जन एंटिटी नॉर्मल। सपोज करो वर्जन एंटिटी है जिसमें ऑडिट नहीं चाहिए, तो इसको भी टाइम एंटिटी से ले लेंगे, और इसमें कुछ यहाँ पे एक नया आपको आएगा सेल्फ डॉट वर्जन, यानी कि अब ये जो एंटिटी होंगी इसमें 3 चीजें होंगी, टाइम एंटिटी से आया होगा क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, और वर्जन से निकल के आया होगा वर्जन, ठीक है। और तो मतलब जब पहला चेंज होगा तो वर्जन 0, फिर वर्जन 1, वर्जन 2, ठीक है। तो वो तो आपको क्लियर है कि मान लो जो कोड में क्या कर रहे होंगे बता दूं सिंपल, कि मान लो एक आप कॉल कर रहे होगे एक फंक्शन सेट एंटिटी का वर्जन, और क्या सेट कर रहे होगे जो भी एंटिटी होगी, मान लो एंटिटी एक्स है, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, उसका आप करोगे गेट एंटिटी वर्जन, मान लो +1, कुछ ऐसा आप कोड लिखते चले जाओगे। तो बेसिकली जो डेटाबेस में उसके अराउंड वर्जन कॉलम क्रिएट होगा, ऑब्वियसली वो अपडेट होता रहेगा ऐसे। तो कहने का मतलब यही है, और इसका वैलिड यूज केस क्या है भाई, ट्रांजैक्शन जो होते हैं ज्यादातर उनका आप वर्जन रखना चाहते हो, हो सकता है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पहले वर्जन में फेल हो गया हो, फिर सेकंड टाइम में पास हो गया हो, एक्सेट्रा। तो हो सकता है और भी कुछ वर्जन चीजें हों, जैसे कि गूगल डॉक के केस में आप ऑब्वियसली वर्जन रखना चाहते हो कि इस वर्जन में क्या चेंजेस थे, अगले वर्जन में क्या चेंजेस हैं, तो उस तरह की चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो लो लेवल मॉडलिंग जब कर रहे होंगे चीजों की, तो हम कुछ ऐसी मॉडलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेसिकली एंटिटीज। तो जब मैं एंटिटीज देखता हूँ तो मुझे ऐसी एंटिटी मिलेंगी, ठीक है, या मॉडल्स मिलेंगे, बोर्ड है, लैडर है, प्लेयर है, स्नेक है, ओके। और एंटिटी मॉडल करने का बहुत सिंपल सा तरीका है यार, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, कुछ नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी होगा तो आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर यूज केस हम लिख पा रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि क्या है। एग्जाम्पल लो, सब ने खेला है हमने स्नेक्स एंड लैडर्स, ठीक है। तो क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं एक्चुअली, तो क्या बोलोगे स्नेक्स एंड लैडर्स के बारे में। पहले बोर्ड की बात करते हो, तो देयर इज अ बोर्ड, कोई डाउट नहीं, एक बोर्ड होता है, ओके। नाउ सेकंड, बोर्ड के पास, बोर्ड में क्या होते हैं भाई, बोर्ड में अगर देखो तो बोर्ड को डिफाइन करेंगे तो बोर्ड मान लो 100 स्क्वायर होंगे या 100 खाने होंगे, उस तरह के एट्रीब्यूट्स होंगे उसमें, ठीक है। और बोर्ड के पास बोर्ड हैज, रिलेशनशिप बननी है अपने आप में, बोर्ड हैज स्नेक्स एंड लैडर, कि बोर्ड के पास स्नेक्स और लैडर्स हैं। अच्छा, स्नेक क्या चीज है भाई, स्नेक कुछ नहीं है भाई, एक खाने से दूसरे खाने में, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन ही है बस उसके पास, कि भाई स्नेक का क्या सोर्स है क्या डेस्टिनेशन। ऑब्वियसली स्नेक काटा तो आप बड़े घर से छोटे घर में आ जाओगे, बस ये बात है। और रिवर्स उसका लेडर हो जाएगा, कि लेडर केस में भी सोर्स डेस्टिनेशन होंगे, बस लेकिन उसमें ये है कि भैया आप लेडर में ऊपर चढ़ोगे आप, मतलब छोटे खाने से बड़े खाने के लिखा होगा, एनी हाउ। लेकिन ये चीजें हैं कि भैया बोर्ड को मॉडल करना चाह रहा हूँ मैं, और बोर्ड को स्टोर करना चाहूँ डेटाबेस में, तो स्टोर करूंगा भैया
कि बोर्ड है, इसमें 6 स्नेक हैं और 10 लेडर हैं, पर स्नेक नंबर 1 जो है उसका ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेडर यहाँ से यहाँ जा रही है, उस तरह का। तो और ये चीज डेटाबेस में स्टोर कर लूंगा मैं। तो ऑब्वियसली स्टोर कर रहा हूँ तो मॉडल तो करना ही पड़ेगा। फिर दूसरी बात आएगी प्लेयर्स होंगे भाई, और सपोज करो मल्टीप्लेयर बना रहे हैं इसको, ठीक है, तो बहुत सारे लोग खेल सकते हैं लूडो को ऑब्वियसली, लेकिन सब हैं तो प्लेयर ही। तो प्लेयर होंगे तो मान लो एक क्यू बनाऊं जिसमें कि 10 लोग खेल रहे हैं, तो एक एक करके चांस आते जाए सबकी, ठीक है, पहला पहला खेले, फिर दूसरा खेले, फिर तीसरा खेले। तो ऑब्वियसली फीफो क्यू का यहाँ पे मुझे ध्यान आ रहा है कि प्लेयर्स होंगे तो फीफो क्यू से मॉडल कर सकता हूँ कि 1 पहले चल ले, फिर उसे क्यू के लास्ट में लगा दूं, फिर 2 चल ले, फिर ऐसे ऐसे करके चांस चलती रहेगी जब तक कोई जीत ना जाए। तो वो लॉजिक होगा। अच्छा, इसके बाद भी अगर देखें तो और सोच सकते हैं। और अच्छा देखो, डिजाइन की वो नहीं है, कोई डाइस है, ऑब्वियसली एक डाइस भी एक चीज है, ठीक है। लेकिन डाइस में ये है कि डाइस के केस में कुछ वैसा नहीं है, मतलब कुछ डायनामिज्म नहीं है। डाइस में वो 1 2 3 4 5 6 होता है, मान लो यूज केस हमारा ऐसा है और वो उसमें से आ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि डेटाबेस में अगर तुम नहीं भी स्टोर करोगे ना डाइस के बारे में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, कि डाइस तो एक कांस्टेंट जैसी चीज है कि भाई डाइस में 6 ही फेस है, 6 में से कोई एक चीज आएगी रन टाइम पे चलाने पे, उसके बेस पे तो कर सकते हैं। तो शायद उसको डेटाबेस में स्टोर करने से बहुत बड़ा एडवांटेज ऐसा नहीं मिल रहा कि पता ही नहीं पड़ रहा आपको डाइस स्टोर नहीं किया, डाइस है क्या, यू ऑल नो इट, राइट। तो डिपेंड्स कि मे बी उसको मॉडल ना करें तो भी ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरी हम बात करते हैं कि जब हम इन बात कर रहे हैं एक्चुअली मॉडलिंग की, तो मॉडलिंग बहुत ज्यादा की है, ठीक है? तो डिजाइन पैटर्न तो बहुत से पढ़ेंगे हम लोग खैर समय आने पे, तो जो डिवाइड है कि क्रिएशनल है या बिहेवियरल है या स्ट्रक्चरल है, लेकिन फिर भी जो असली प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं ना, जो रियल टाइम में ज्यादा यूज होते हैं और जो सबको यूज करने ही है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड डिजाइन पैटर्न। सॉलिड डिजाइन पैटर्न्स। भाई यहाँ पे समझ में आ रहा है सब? एक्चुअली हाँ हूँ करो ताकि मैं समझूं कि मैं ऑनलाइन हूँ भी तुमसे। हाँ सर। कूल कूल है। तो सॉलिड डिजाइन पैटर्न्स की थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा की है हमारे लिए समझने के लिए, और वहाँ से हमें कुछ प्रिंसिपल मिलेंगे, ये भी बात रखना। वो अच्छे कोड लिखने के जो प्रिंसिपल हैं वहाँ से क्लियर आएंगे, ठीक है। तो नाम से लेते हैं, एस से है हमारा, बहुत ही सिंपल है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज्यादा की यही है। ओ मतलब बेसिकली ओपन क्लोज प्रिंसिपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज लाइक ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। एल भी एक है, इसका नाम है, उतना यूज नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन पता होना चाहिए, लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है, इसको लास्ट में देखते हैं। क्या हुआ? मुझसे इंटरव्यू में पूछा था कि लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एल वाला ही। हाँ मतलब क्योंकि अच्छा है मतलब पूछने पता होने के लिए जरूरी है। और आई है इंटरफेस सेग्रीगेशन, डी है डिपेंडेंसी इन्वर्जन। ओके कूल। ये इसमें से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओपन क्लोज प्रिंसिपल और डिपेंडेंसी इन्वर्जन, ये तीनों को समझाने के लिए एक ही एग्जांपल काफी रहेगा, ठीक है। और हम एक भी समझ सकते हैं कि आखिर क्या है, ये फंडा क्या है। तो आज हम बेसिकली आई थिंक सॉलिड पे फोकस करते हैं, स्पेशली एसओडी पार्ट पे, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है हमारे इसके डिज़ाइन के। तो हमें उससे हमें थोड़े से प्रिंसिपल भी निकल के आएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल निकल के आएंगे, जैसे कि 2 प्रिंसिपल आई थिंक बहुत की लगते हैं मुझे।
और बार बार पढ़ोगे उसको, तुम देखोगे कि हर आदमी बार बार उसकी बात कर रहा है। ऊप्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, तो पहला लोग कहेंगे कि या प्रोग्राम टू एन इंटरफेस नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन, कि जब आप प्रोग्राम कर रहे हो तो इंटरफेस को प्रोग्राम करो, इम्प्लीमेंटेशन को मत करो। अच्छा, एक और बात निकल के आएगी कि भाई प्रीफर कॉम्पोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। ये दो बातें बहुत निकल के आएंगे। वो बड़ा नेचुरल साहब, रटने की आवश्यकता नहीं है कुछ इसमें, तो अपने आप समझ में आ जाएगा जब समझेंगे। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा हम क्लियर कर पाए अपने इस पार्ट को। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोड लिखने में यहाँ दिक्कत होगी तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ लिखता हूँ। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। तो पहले तो समझते हैं कि यूज केस हम क्या समझ रहे हैं। एक कॉमन सा यूज केस है कि बहुत कॉमन यूज केस देखा होगा हर कंपनी में, तो एक ले लेते हैं। कि हमारा यूज केस सेंडिंग रिपोर्ट्स टू क्लाइंट्स। सेंडिंग रिपोर्ट्स टू क्लाइंट्स, तो यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर चीजें इवॉल्व कैसे होती हैं स्लोली स्लोली। ठीक है, और क्या क्या चीजें पॉसिबल है। अच्छा, तो अगर हम टॉप लेवल बात करें रिपोर्ट सेंड करने की, तो क्या क्या हमारे पास आएगा भाई कि रिपोर्ट अगर भेजनी है आपको तो पहले जनरेट तो करोगे। सपोज करो कि आपके पास मान लो यही था, टैक्सी वाला यूज केस था, और आपको अपनी बिजनेस टीम को भेजना है कि भैया इस हफ्ते, या डेली रिपोर्ट है सपोज कि आज के दिन कितनी बुकिंग हुई, किस टाइप की कैब बुक हुई, कहाँ से बुक हुई, एक्सेट्रा। तो आप जनरेट रिपोर्ट करोगे। तो जनरेट रिपोर्ट में क्या होगा, ऑब्वियसली आप बेसिकली पहले डेटा लाना चाहोगे। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, वो एसक्यूएल क्वेरी वगैरह होंगी, अगर एसक्यूएल है तो क्वेरी होंगी। ठीक है, आप उसका रेस्पॉन्स लेके आओगे, उन्हें पार्स करोगे, डेटा जनरेट करोगे बेसिकली कैसे भी करके। तो जनरेशन ऑफ रिपोर्ट इज वन थिंग। अच्छा, इसके बाद आप फॉर्मेट करोगे रिपोर्ट को। और सपोज करो हमारा यूज केस है कि भाई आपको डेली वो भेजना है, CSV डंप भेजना है, एक्सेल डंप भेजना है, ये हमारा यूज केस है। तो फॉर्मेट रिपोर्ट में क्या करना है कि भाई डेटा आया, क्योंकि CSV में काफी सारे, क्या CSV मतलब समझ लो एक्सेल में, मतलब तो एक्सेल में लोग बहुत सारे इनसाइड टूल्स होते हैं, उसके ऊपर BI टूल्स लग जाते हैं दुनिया भर के। तो मान लो बिजनेस ने कह रखा है कि भाई हमें जो है आपसे रोज CSV डंप चाहिए, CSV रिपोर्ट चाहिए। तो आप एक जनरेट रिपोर्ट करोगे, आप एक फॉर्मेट रिपोर्ट करोगे, और ऑब्वियसली उनको ईमेल करोगे। ये तीन चीज समझ में आ रही है। ठीक है, और ईमेल रिपोर्ट करने के अंदर खैर कुछ और कहानी होगी। ओके, तो ये तीन चीज अगर हम कर पाते हैं सही से कि जनरेट कर लें रिपोर्ट को, फॉर्मेट कर लें रिपोर्ट को, और फिर ईमेल कर दें रिपोर्ट को, तो हमें ये मिल जाएगी क्लैरिटी कि भाई ओके ऐसे हमें मतलब भेजना है। कूल। तो बात पे आते हैं बेसिकली कि अगर हमें ये भेजना हो तो दो सवाल सुनो पहले। तुम पहला सबसे जो कीमती चीज है ना, वो प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है यार, वो है एब्स्ट्रैक्शन। यूब्स का प्रिंसिपल भी है और बहुत ही की भी है। तो एब्स्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है यार। एब्स्ट्रैक्शन मतलब भैया कि एक आदमी की लिमिट है कोई चीज जानने की, वो उससे ज्यादा उसके लिए सब वो ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स है मतलब उसको बस ये पता है कि ये इनपुट दो तो ये आउटपुट आता है, उसे उसके अंदर जानने की जरूरत नहीं है, उस आवश्यकता नहीं है, और या उसको बैकग्राउंड डिटेल्स जानने की आवश्यकता नहीं है। वो मान के चल रहा है कि ये चीज सही है, ये चीज जो है, या दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं हम मान के चलते हैं कि ये सही है ना। तो हर चीज को हम ऐसा नहीं पूरा R&D करते हैं पूरा बिल्कुल कोड तक। जैसे कि जब मोबाइल पे आपको पता है कि मोबाइल पे कॉल बटन दबाओगे तो कॉल चली जाएगी, वो मेरा मोबाइल नंबर लिखो किसी का, कॉल दबाओगे तो कॉल चली जाएगी। तो दैट्स एन एब्स्ट्रैक्शन। यू नो द इनपुट इज कि एंटर मोबाइल नंबर, प्रेस कॉल बटन, और आउटपुट यू नो कि भैया कॉल होगी, बात होगी। इसके बीच का प्रोसेस यू डोंट नो, राइट। मतलब और जरूरत भी नहीं है कि कैसे वो कैसा चैनल पे गया, क्या इन्फॉर्मेशन गई बाइनरी में, और कौन सा बेस ट्रांसमिशन स्टेशन पे गया, और कौन सा एयरटेल पे गया, और कहाँ से हॉप हुए, नेटवर्क हॉप्स। आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी हमको। ठीक है, तो वही एब्स्ट्रैक्शन है। तो दैट एब्स्ट्रैक्शन इज अ की। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे डिजाइन में
और जब तक हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज नहीं करेंगे तब तक हम एस को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। एस मींस सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो मैं बहुत लिखा नहीं है एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, लेकिन शॉर्ट बोल दिया है काफी कि ओके इसका शायद आई थिंक ऑफिशियल डेफिनेशन सिंपल सी थी, एक बार बचपन में याद की थी हम लोगों ने, एक्ट ऑफ representing essential features without worrying about background details। ये वो एक्ट है टू रिप्रेजेंट एसेंशियल फीचर्स जहां हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर नॉट वरिंग अबाउट एनी बैकग्राउंड डिटेल्स कि क्या बैकग्राउंड डिटेल्स हैं इसके। एग्जांपल, अब मैं जो क्लास लिखना चाह रहा हूं वो है एक ईमेल रिपोर्टर नाम की क्लास जो ईमेल कर पाए रिपोर्ट को। अच्छा, उसमें मैं ऑब्वियसली ईमेल फंक्शन भी कॉल करूंगा, लेकिन वो ईमेल फंक्शन लिखना मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी बात को समझो ध्यान से, ईमेल फंक्शन किसी ने लिख रखा है ऑलरेडी कहीं, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि हाँ जब उसमें भेजता हूँ कि टू, फ्रॉम और बॉडी, तो वो उस बॉडी को सेंडर से लेके डेस्टिनेशन तक भेजना जानता है बस। तो ये एब्स्ट्रैक्शन हो गया, यानी कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की थी, ईमेल भेजने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और क्लास की थी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस क्लास की। सिमिलरली रिपोर्ट जनरेट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और क्लास की थी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं। सिमिलरली हो सकता है कि फॉर्मेट रिपोर्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी और क्लास की थी, वो भी इसकी नहीं है। इसको तो ये पता है कि जब मैं सीक्वेंस में कॉल करता हूँ, पहला जनरेट रिपोर्ट, जैसे मैं ये पास कर दूं कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक की रिपोर्ट चाहिए, स्टार्ट और एंड टाइम, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जनरेट रिपोर्ट फंक्शन को दो चीज दूंगा कि भैया ये स्टार्ट टाइम से लेके ये एंड टाइम तक का डेटा दे दे। अच्छा, वो डेटा देगा, फिर उस डेटा को लेके मैं रिपोर्ट फॉर्मेटर वाले को कॉल करूंगा। तो रिपोर्ट फॉर्मेटर को डेटा पास करना मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिपोर्ट फॉर्मेट कैसे करता है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। फिर वो मुझे कुछ बॉडी देगा, फिर उस बॉडी को यूज करके किस ईमेल पे भेजना है ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ईमेल कैसे भेजते हैं ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये तो कोई मत सोच लेना कि मतलब कि एक ही काम करेगा, ये बात सही है, क्योंकि मेन जिस काम के लिए वो बना है वो काम करेगा, बाकी अपने अपना काम कर रहे होंगे, ये समझो। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, जब मैं इस क्लास को लिख रहा हूँ, ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मैं बोल रहा हूँ ईमेल रिपोर्टर डॉट py बना लिया हमने, ठीक है, एक क्लास बनाई। अभी ये दिख रही है स्क्रीन सही से क्या कोड? दिख रही है। तो आई थिंक पाइथन में नए वर्जन में तो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट से इनहेरिट कर लिया करो, तो बेटर तरीका है, तो वही कर लेते हैं। ये हमारा अपना कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं एक। अच्छा, तो इसको तीन चीजों की आवश्यकता है, या तीन फंक्शनैलिटी की आवश्यकता है, या कह लो तीन ऑब्जेक्ट चाहिए इसे काम पूरा करने के लिए। पहला, रिपोर्ट का जनरेटर। दूसरा, रिपोर्ट का फॉर्मेटर। मान लो ऑब्जेक्ट है, रिपोर्ट जनरेट करने वाला ऑब्जेक्ट, रिपोर्ट फॉर्मेट करने वाला ऑब्जेक्ट, और ईमेल सेंड करने वाला ऑब्जेक्ट। ये मैं चाहता हूं कि जब ये मेरी क्लास कॉल हो तो मुझे तीन ऑब्जेक्ट पास हो। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, ये तीन ऑब्जेक्ट मुझे पास हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेल्फ डॉट, अब मैं इनको स्टोर करता हूँ ताकि, क्योंकि मुझे इन्हें बाकी फंक्शन में यूज करना पड़ेगा। तो सेल्फ डॉट रिपोर्ट जनरेटर इज इक्वल टू रिपोर्ट जनरेटर, और रिपोर्ट फॉर्मेटर तो इस क्लास को इनिशियलाइज करते टाइम तीन ऑब्जेक्ट पास हुए, ये कहने का मतलब। अब इस क्लास के मेन फंक्शन की बात करते हैं, जिसका काम है सेंड ईमेल रिपोर्ट। मान लो जो भी नोमेनक्लेचर फॉलो करना चाहो वो कर लेना। चलिए, क्या क्या चीजें चाहिए इसको चाहिए तीन चीजें जरूर, कम से कम। कौन से ईमेल पे भेजना है रिपोर्ट,
स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या है कि भैया कब से कब तक की रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट हो तो सकता है स्टार्ट टाइम एंड टाइम में 7 दिन का अंतर हो, यही मंथली रिपोर्ट के लिए बन जाएगा, यही डेली के लिए है, आवरली रिपोर्ट, एवरीथिंग वर्क्स एक्चुअली, सिंपल स्पीकिंग स्पेसिफाइंग स्टार्ट एंड टाइम एंड टू व्हिच ईमेल टू सेंड टू। ओके नाउ तो रिपोर्ट हमारे के लिए मैं करूंगा क्या, मान लो एक है हमारे पास रिपोर्ट जनरेटर, ऑब्जेक्ट के पास एक फंक्शन था उस क्लास के पास जिसका ये ऑब्जेक्ट है, व्हिच इज जनरेट रिपोर्ट। और जनरेट रिपोर्ट को मुझे केवल 2 चीज पास करनी होती है, भैया रिपोर्ट कब से कब तक चाह रहे हो। उस क्लास को तो पता नहीं है ना किसको भेजना है, तो ईमेल का उसके पास मतलब ही नहीं है कोई। हाँ, जब वो रिपोर्ट आपको आ गई तो आप रिपोर्ट फॉर्मेटर का यूज करोगे और उसको रिपोर्ट पास करोगे, ठीक है। वो आपको फॉर्मेट के हिसाब से, जैसे सीएसवी डंप मांगा है आपने अगर, तो सीएसवी का बॉडी दे देगा या सीएसवी दे देगा या जो भी कुछ मांगा हो आपने वो देगा आपको बॉडी। एंड वंस यू हैव दैट, नाउ यू डोंट वांट एनी रिटर्न वैल्यू, दिस इज योर लास्ट सब ईमेल सेंडर डॉट सेंड ईमेल। सेंड ईमेल में आप बता रहे हो ईमेल क्या है, किसको भेजना है, बॉडी। सपोज तो आप फ्रॉम नहीं लिख रहा, क्योंकि फ्रॉम सपोज करो अगर मैं ओला हूं तो फ्रॉम हमेशा फिक्स है मेरे लिए, नो रिप्लाई एट olacabs.com या support at olacabs.com, एग्जाम्पल ये मान के चलिए, तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं फ्रॉम मेंशन करूं, तो इसलिए मैंने फ्रॉम मांगा नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो फ्रॉम के अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो अभी देखो अगर ध्यान दो इसको, इस ऑब्जेक्ट को या क्लास को हम ध्यान दें तो इसने कोई फंक्शनैलिटी नहीं लिखी कि जनरेट रिपोर्ट फंक्शनैलिटी इसके पास है, नहीं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है ही नहीं। या रिपोर्ट फॉर्मेट करने की फंक्शनैलिटी इसके पास है, वो भी नहीं है इसके पास। या ईमेल सेंड करने की फंक्शनैलिटी इसके पास नहीं, वो भी नहीं है इसके पास। तो इसके पास ये तीनों फंक्शनैलिटी नहीं है, तीनों को यूज करके ईमेल रिपोर्ट जनरेट करके भेजने की ओवरऑल फंक्शनैलिटी इसके पास, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है। और ये तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक हम एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो ना करें। तो ये एब्स्ट्रैक्शन ही फॉलो कर रहा है एक तरह से, कि यहाँ से पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा है। नाउ कमिंग बैक टू मेन पार्ट, अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम करने को कर सकते थे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम चाहते तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते थे कि हमने कहा ना CSV बना के भेजो, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर हम आमतौर पे कोड लिखते तो क्या लिखते, आमतौर पे कोड लिखते तो हम एक यहाँ पे लिखते कि ये जो रिपोर्ट आई है, सपोज ये रिपोर्ट इस तरह की थी, ये रिपोर्ट से हमको एक लिस्ट मिलता था ऑफ जेसन्स, ठीक है, दिस वाज अ लिस्ट ऑफ जेसन। यहाँ पे लिखा होता था कि ड्राइवर ये है, यूजर ये है, टाइम ऑफ बुकिंग ये है, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, और जो चार्ज किया हमने, ऐसे कुछ भी फील्ड होंगे जो मैं चार्ज किया बुकिंग का, वो ये है सपोज। और ऐसे बहुत सारे जेसन होंगे ऑब्वियसली भैया इस टाइम पीरियड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो आमतौर पर हम लिखते तो क्या करते हैं, ये तो करते फॉरगेट अबाउट गुड प्रैक्टिस। अगर हम गुड प्रैक्टिस नहीं करते तो क्या करते कि भाई हम ये लिखते, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिल जाता कि लिस्ट ऑफ जेसन मिल जाता और फिर हम इसको फॉर्मेट करते। तो क्या करते फॉर्मेट करने के लिए, ऑब्वियसली कुछ ऐसा लिखते ना, फॉर बुकिंग इन बुकिंग्स, सपोज ये बुकिंग्स नाम का ऑब्जेक्ट था लिस्ट, तो अब यही करते फॉर बुकिंग इन बुकिंग्स, और फिर यहाँ पे लिखते क्या, CSV फाइल। आप जाते कुछ भाई कुछ ऐसे ही करता, मैं होता तो ये करता ना कि CSV फाइल राइटर कोड खोल लो भाई, CSV फाइल राइटर इन पाइथन, एग्जाम्पल दे दो कुछ, ठीक है। बस ये मिल गया, ये उठाया, इसने बताया कि ऐसे हम राइट करते हैं, इंपोर्ट CSV कर लेता और इस तरह की ये ऐसे कुछ लाइन कॉल करता कि फॉर पर्सन ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये 3 लाइन होती मेरी मेनली, 3-4 लाइन ये करता मैं कि मैंने एक CSV फाइल खोली data.csv, फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया उसका, फिर मैंने ये लाइन लिखी, ये जो फॉर बुकिंग इन बुकिंग्स वाली, और ऑब्जेक्ट डॉट राइट कर लिया और बुकिंग लिख दिया मैंने भैया, है सिंपल, काफी स्ट्रेट है ये।
ये होता और ये ना होता, इसे नहीं पता मान लो, तो ये करने में कोई रोक थोड़ी लेगा भाई, गलत तो नहीं है ना कुछ भी भाई। एक्चुअली स्पीकिंग अगर फंक्शनैलिटी देखी जाए और आपसे ये टास्क करने को कहा जाए तो आप ये कर लो, बहुत सिंपल कि भैया लो रिपोर्ट हमने इस लाइन से ले ली सपोज, तो वहां पे एब्स्ट्रैक्शन फॉलो कर लिया, ठीक है। लेकिन हमें जब सीएसवी वाला पार्ट आया, ऐसे बहुत लोग करते भी हैं भाई, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करते, और जो बहुत अच्छे होते हैं ना वो एक काम और करते हैं, वो कहते हैं थोड़ा और मॉडलाइज करते हैं, और वो सीएसवी राइटर को यूटिलिटी में ले देते हैं और वहां पे डेटा पास कर देते हैं, लेकिन बात तो वही घूम फिर के। अच्छा, सवाल इतना सा है मात्र, सवाल इतना है, वही जो बात है एक्सटेंसिबिलिटी की जो बात है, या दूसरा प्रिंसिपल की बात है, योर कोड शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्योंकि जब भी आप कोई एग्जिस्टिंग क्लास टच करते हो ना, तो आपको फेलियर पॉइंट बढ़ जाएंगे, उसको टेस्ट केस बढ़ जाएंगे, टेस्टिंग करनी बढ़ जाएगी, तो हमें देखना है कि हम कैसे ऐसा कोड लिखें कि एग्जिस्टिंग क्लासेस को हम अफेक्ट ना करें और तब भी हमारा कोड एक्सटेंड हो जाए। और रिकॉर्ड बड़ा सिंपल है, आपने सीएसवी लिखा, 10 दिन तक सही चल गया, अचानक से 11वें दिन आपके पास आपका ऑपरेशंस वाला आया और उसने कहा यार ये सीएसवी जो रिपोर्ट है यार इनसे काम नहीं चल पा रहा है, अब से आप ना एचटीएमएल रिपोर्ट भेजो। बहुत सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, एक्सटेंशन हो गया रिक्वायरमेंट का। और उसने कहा कि सीएसवी, या यूं कहा कि हमारे कुछ क्लाइंट जो है सीएसवी रिपोर्ट चाहते हैं और कुछ क्लाइंट कह रहे हैं कि भैया हमें सीएसवी रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें तो एचटीएमएल रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस वाले जो हेड है ना उनको ग्राफ दिखाते हैं हम लोग एचटीएमएल में, उनको सीएसवी समझ में नहीं आती। अच्छा, अब क्या करोगे इस कोड का? तुमने सब कुछ हार्ड कोड कर दिया था इस कोड में, तुमने लिख दिया कि यहाँ पे पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, तुमने रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर ली, एक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर ली सीएसवी वाले बनाने की, तो वो अब वही हमने दिक्कत कर दी, वही हमने इस कोड में दिक्कत कर दी, क्योंकि इस कोड में यदि मुझे एचटीएमएल भेजना है तो मेरे पास कोई चारा नहीं है खास, और जो गंदगी कितनी मचेगी सोचते हो, गंदगी कैसी कैसी मचेगी, और ऐसी मचाते हैं हम लोग। देखो अब मैं क्या करूंगा, गंदी तरह से लिखूं तो यही करता ना कि जो मेरा ईमेल आ रहा है उस ईमेल के अगेंस्ट डेटाबेस में स्टोर करता कि ये ईमेल कैसी रिपोर्ट चाहता है, ठीक है, और फिर मैं फैच करता उस यूजर को विद ईमेल, जो पार्टनर था उसके अंदर एक फ्लैग बनाऊं कि फ्लैग रिपोर्ट चाहता है, सीएसवी रिपोर्ट चाहता है या एचटीएमएल रिपोर्ट चाहता है। अच्छा, फिर मैं लिखता कि अगर ये जो फ्लैग है रिपोर्ट टाइप अगर सीएसवी है तो यही कर ले भाई, सीएसवी रिपोर्ट नहीं है तो भैया अब नया कोड लिखो एचटीएमएल रिपोर्ट भेजने वाला, चल जाएगा कोड, चल जाएगा। लेकिन सोचो इसमें आपने क्या कर दिया कि जिसने एक कोड लिखा था एग्जिस्टिंग, उसके टेस्ट केस बढ़ गए, पता नहीं आपके कोड के कारण सीएसवी रिपोर्ट भी सही से जा रही है नहीं जा रही, अगर ये फ्लैग सेट नहीं है किसी के लिए तब क्या होगा, भाई सारे क्लाइंट के लिए फ्लैग सेट नहीं है, आपने वो चेक नहीं किया मान लो कि वो रिपोर्ट टाइप क्या है, तो तब क्या होगा, उस केस में कोड फटेगा नहीं, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ यूज केसेस व्हिच विल बी कमिंग इनटू पिक्चर। और सपोज कर लो आपने ये सब कर दिया, लिख भी दिया, और फिर 20वें दिन आपके पास आया, now there are third type of people who do not want CSV or HTML, now they are looking for PDF reports। आप बवाली मचाते जा रहे हो टोटल कोड में, इन शॉर्ट मतलब फिर ये कुछ नहीं होगा, वही गंदगी मचेगी, इफ एल्स जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने जो है ना सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को बाइकाट किया था, आपने जितना आपको करना था उससे ज्यादा करने का प्रयास किया। तो आपका कोड जो है, जो हम कहते थे ना कि ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन, तो आपने ऐसा कोड तो लिखा ही नहीं, आपका कोड तो बार बार मॉडिफिकेशन के लिए ओपन कर रखा है आपने कि भाई ये करना है तो आओ मुझे मॉडिफाई करो, आपको सीएसवी लिखना है मुझे मॉडिफाई करो, अच्छा एचटीएमएल लिखना है आओ मुझे मॉडिफाई करो, अब पीडीएफ लिखना है आओ मुझे मॉडिफाई करो। तो आपने एक और प्रिंसिपल का बाइकाट हो गया आपसे अनजाने में कि आपका कोड जो है क्लोज नहीं है मॉडिफिकेशन के लिए, आप तो इन्वाइट कर रहे हो बार बार यूजर को, ऑप्शन नहीं दे रहे किसी को कि इसको सही से कर पाए, क्योंकि होना क्या चाहिए था रिवर्स, कि आपका कोड बिना मॉडिफाई करे हुए भी बाहरी क्लासेस में ऐसा होना चाहिए था जिससे आपकी क्लास टच ना होती, आइडियली जो होना चाहिए था कि आपकी क्लास टच भी ना होती और फिर भी वो आपकी फंक्शनैलिटी को
एक्सटेंड कर पाते, वो होना चाहिए था। तो वो सब कुछ हो ही नहीं पा रहा हमारे कोड में। तो ये सब गंदगी है, दिस इज ऑल व्हाट इज कॉल्ड एज गंदगी, जो नहीं करना चाहिए हमें कोड में। तो ऐसे कोड को आप रिव्यू में रिजेक्ट करो। जब बोलो कि भैया अगर ये चीज मान लो अगर आपको दिख रहा है फोर्सेबल फ्यूचर में कि ये चीज चेंज हो सकती है, तो ये मसले विल से स्ट्रेट रिव्यू कमेंट है कि भाई आप अंदर से सब कुछ कर रहे हो कोड की, अगर ये रिक्वायरमेंट चेंज हुआ तो इसको बार बार मॉडिफाई होना पड़ेगा, तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आप सही करने का तरीका था यही था। नाउ लेट्स से हम हम इसके अकॉर्डिंग अगर चीज डिफाइन कर रहे होते, ठीक है, तब स्थिति क्या बनती वो हम समझने का प्रयास करते हैं, और उससे हमारे एक नया प्रिंसिपल समझ में भी आ जाएगा। तो पहले तो हम ये समझ लें कि इंटरफेस और क्लास में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे कि बहुत शॉर्ट में सॉरी तो इंटरफेस जो है वो बेसिकली बता रहा है कि क्लास को तो ये चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। फोर्स कर रहे हो आप क्लास, जो भी क्लास आपके इंटरफेस से बनेंगी, ठीक है, उनको आप फोर्स कर रहे हो कि भाई ये मेथड तो तुम्हें डिफाइन करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, नहीं करोगे तो वहीं फट जाए कोड। ठीक है, तो और बिना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए आप अच्छा कोड लिख ही नहीं सकते, इसीलिए कहते हैं कि इंटरफेस की कीमत बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो अब क्या है कि जावा जैसे लैंग्वेजेस में तो यार इंटरफेस टर्म ही है, वो लिखते हैं पब्लिक इंटरफेस ये और पब्लिक क्लास ये इम्प्लीमेंट्स दिस इंटरफेस, तो उनकी क्लास इम्प्लीमेंट करती है इंटरफेस को, और उनका जो है क्या कहते हैं सिंटैक्स बहुत सिंपल से बता देता है उस चीज को। पाइथन के केस में कई लोगों को नहीं पता होता, मतलब इसलिए बता रहे हैं, कुछ को तो पता होगा ही कि आपको इंटरफेस डिफाइन कैसे करना है। सवाल तो पहला ये है, सिंटैक्स क्या है, क्लास तो हमने डिफाइन करी है, इंटरफेस डिफाइन नहीं किया हमने। अगर इंटरफेस नहीं पता होगा तो वो प्रिंसिपल जो बोल रहे हैं कि प्रोग्राम टू इंटरफेस एंड नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन, आखिर करोगे कैसे। तो जो मॉड्यूल है वो एबीसी है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस, एबीसी नाम है उसका, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। आप एक क्लास डिफाइन करो, यहाँ पे इंटरफेस नाम को कीवर्ड नहीं है पाइथन में, रिपोर्ट फॉर्मेटर, और उसको मेटा क्लास बनाओ, एबीसी मॉड्यूल की एबीसी मेटा, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मेटा। जैसे ही आप ये लिखते हो किसी भी क्लास में, दिस इज एन इंटरफेस। तो ये बेसिकली ये समझो कि ये जो आपकी क्लास है ये ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो रही होती तो नॉर्मल क्लास होती, ये नॉर्मल क्लास जैसा है, लेकिन अगर हम उसका मेटा क्लास डिफाइन कर दें विच इज नथिंग बट abc.abc मेटा, तो ये हमारा इंटरफेस से काम करता है। और यू कैन सिंपली से कि जैसे हम कहते थे ना पाइथन में, बोलते थे कि भैया मेन लिखने में क्या तरीका है पाइथन में, जो वॉइड मेन होता है उसको ये लिखते हो ना, इफ अंडर अंडर नेम अंडर अंडर इक्वल टू डबल कोट में अंडर अंडर मेन अंडर अंडर, हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स है, तो वो भूल जाओ क्या है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे रिपोर्ट फॉर्मेट डिफाइन करना हो एज इंटरफेस, मुझे इंटरफेस बनाना है, सवाल है मुझे इंटरफेस बनाना है, क्योंकि मैं अपना प्रिंसिपल कह रहा हूँ ना कि आई वांट टू प्रोग्राम टू इंटरफेस नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्लास। तो मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा रिपोर्ट फॉर्मेटर नाम का, और उसके अंदर एक जो फंक्शन लिख रहा हूँ फॉर्मेट रिपोर्ट, ऑब्वियसली इंटरफेस है, तो इंटरफेस में कुछ बस बताया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का इम्प्लीमेंटेशन तो क्लास ही करेगी ऑब्वियसली, तो पास, इसमें पास के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर रहे भाई कहीं भी कि एक्चुअली फॉर्मेट रिपोर्ट क्या करता है, ये नहीं, ये बता रहा है कि जो भी कोई रिपोर्ट फॉर्मेटर से क्लास बनेगी इस इंटरफेस से, उनको ये फॉर्मेट रिपोर्ट मेथड लिखना ही पड़ेगा। वो फॉर्मेट रिपोर्ट को ना, फॉर्मेट अंडरस्कोर रिपोर्ट को फॉर्मेट और कैपिटल रिपोर्ट भी नहीं ले सकते, वो एरर दे देगा बिल्ड टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पे डेकोरेटर लगाओ टू टेल इट क्लियरली इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कि जो मतलब कॉन्टेंट डिफाइन करने के लिए है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं और होगा, ये मतलब है। तो ये तरीका है, यहाँ पे इसको आपको और डिफाइन करने हैं मेथड्स इसके अंदर, तो फिर आपको यहाँ से मतलब और डिफाइन कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिंपली स्पीकिंग। नाउ कमिंग टू अवर मेन थिंग, सपोज करो कि हमारा पहला रिक्वायरमेंट था CSV फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे
जावा में लिखते हैं कि क्लास CSV फॉर्मेट इम्प्लीमेंट्स रिपोर्ट फॉर्मेटर। अपने केस में हम लोग सिंपल इनहेरिटेंस कर लेंगे कि CSV फॉर्मेट जो है फॉर्मेटर जो है इस रिपोर्ट फॉर्मेटर से आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक कंपल्शन हो गया मुझे, अब एक बिल्कुल कंपल्शन हो गया कि रिपोर्ट फॉर्मेटर नाम का फंक्शन डिफाइन करो, उसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ होगी, मुझे नहीं पता क्या है। अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं। कोड ये जो कोड लिखा था पहले हमने CSV का दुनिया भर का ये सब जो सोच रहे थे, ये सब कोड यहाँ होगा, ठीक है। नाउ द एडवांटेज, द ग्रेट एडवांटेज दैट वी हैव इज, सपोज करो ऐसी क्लास होंगी कुछ, तो मैंने रिपोर्ट, चलो डायरेक्टली बात करते हैं। मैंने बनाया अपना ऑब्जेक्ट CSV अंडरस्कोर रिपोर्टर, मैं उस क्लास को कॉल कर रहा हूँ अपनी, इज इक्वल टू ईमेल रिपोर्टर को 3 ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? एक चाहिए रिपोर्ट जनरेटर का। तो सपोज करो मैं यहाँ पे बना लिया था, मैंने कहीं पहले बनाया होगा, रिपोर्ट जनरेटर की क्लास होगी, अभी एरर दे देगा रन करूंगा तो, पर अज्यूम कर लो आप ऐसी एक क्लास थी जिसका ये ऑब्जेक्ट था। दूसरा था रिपोर्ट फॉर्मेटर। नाउ रिपोर्ट फॉर्मेटर केस में, इस केस में मैं दूंगा CSV फॉर्मेटर, ठीक है, कॉमा ईमेल सेंडर। ऐसे ही जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो ईमेल सेंडर क्लास का मान लो है ईमेल सेंडर। नाउ दिस CSV रिपोर्टर डॉट क्या फंक्शन है, सेंड ईमेल रिपोर्ट, और जो भी मुझे ईमेल होंगे किस ईमेल पे भेजना है या क्या स्टार्ट एंड टाइम है वो भेजना, जो भी कुछ होगा, ठीक है। नाउ दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ थिंक, अब सोचो कि अगर अपने कोड ऐसा लिखा होता, अच्छा, तो तुमने 2-3 चीज फॉलो करी है इसमें, कि प्रिंसिपल ए के एग्जांपल में काफी सारे फॉलो हुए। पहला प्रिंसिपल फॉलो हुआ कि हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल रखी, यानी कि इसको इनके फर्दर इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता, रिपोर्ट जनरेटर फॉर्मेटर और सेंडर के, वो उनको केवल यूज कर रहा है। उसका एक ही काम है, रिपोर्ट लाओ, बॉडी बनाओ, ईमेल भेजो। कैसे बनाओ बॉडी उसे पता ही नहीं है, तो इट्स सेफ इन दैट केस। नाउ द एडवांटेज दूसरा ये आया कि अब जब उसने हमसे कहा कि आज से आप HTML रिपोर्ट भेजो, तो इसका एक नया बंदा एक नया क्लास लिखता HTML फॉर्मेटर नाम की, और जब उसे कॉल करना होता तो इस क्लास के बाहर से कॉल करता कि भैया आज से ये HTML फॉर्मेटर हो गया इस क्लाइंट के लिए, इस क्लाइंट के लिए CSV फॉर्मेटर, इस क्लाइंट के लिए HTML फॉर्मेटर। नाउ थिंक कि जब हमने किसी को तो हम CSV फॉर्मेटर से भेजेंगे और किसी को भेजेंगे HTML के हिसाब से। डिपेंडिंग ऑन आवर यूज केस, सब कहानी क्लास के बाहर होगी, जो इफ एल्स होगा वो बाहर होगा। अच्छा, तो अब ये बताओ कि अब जो मैंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग क्लास थी, अब कल को इसमें एक नया भी रिपोर्ट आ गई ना, फिर तीसरा कहने लगा कि भैया HTML CSV ने मुझे PDF रिपोर्ट चाहिए। नाउ व्हाई इट्स हैपनिंग, आप क्यों कर पा रहे हो ये? क्योंकि आपने एक्चुअल जो कॉल किया था ना, ये जो फंक्शन लिखा था डॉट कहाँ गया, रिपोर्ट फॉर्मेटर की जगह फॉर्मेट रिपोर्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमको। ये नाउ दिस इज करेक्ट। तो हमने सॉरी ये क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, रिपोर्ट फॉर्मेटर तो ऑब्जेक्ट हो गया डॉट फॉर्मेट रिपोर्ट। हाँ, इस ऑब्जेक्ट पे ये जो ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्ट फॉर्मेटर जो यहाँ पे हमने लिया है, ये हम बार बार फॉर्मेट रिपोर्ट ही कॉल कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमने क्या किया है ना, हमने जो प्रोग्राम किया अपनी क्लास में इंटरफेस के अगेंस्ट किया है, इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट नहीं किया। तो हमने जो फॉर्मेट रिपोर्ट कॉल किया, और इंटरफेस तो कहेगा कि भैया जिससे जो भी क्लास बननी होगी इंटरफेस से, दे हैव टू इंप्लीमेंट दैट मेथड। तो रन टाइम पे यदि ये CSV फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट पास होगा तो वो CSV वाली क्लास का ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट रिपोर्ट कॉल कर लेगा। यदि HTML फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट पास होगा तो ये HTML फॉर्मेटर का
फॉर्मेट रिपोर्ट कॉल कर लेगा। और यहाँ पे तो मजबूरी थी क्योंकि इंटरफेस वाज सेइंग फॉर्मेट रिपोर्ट, तो ऑल क्लास हैव टू से द सेम थिंग, दे हैव टू डिफाइन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए इंटरफेस और क्लास का कीमत बढ़ जाती है। आप अगेंस्ट इंटरफेस प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो जब इसके इम्प्लीमेंटेशन चेंज होंगे और कल को नई रिपोर्ट आ गई, नई टाइप की TSV रिपोर्ट आ गई या कोई पर्टिकुलर टूल स्पेसिफिक रिपोर्ट आ गई, तो ये क्लास कभी चेंज नहीं होगी। दैट इज व्हाट इज मेंट कि जब मैंने एक प्रिंसिपल कहा ओ दिस क्लास इज ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। अब ये क्लोज है, आपको कभी मॉडिफाई नहीं करनी पड़ेगी ना किसी भी केस में, यू नीड नॉट मॉडिफाई, तो इसके टेस्ट केस रन करने नहीं पड़ेंगे आपको बार बार। हाँ, ओपन फॉर एक्सटेंशन है क्योंकि रिपोर्ट फॉर्मेटर जो आज HTML है, CSV है, PDF है, TSV है, कल को आपको कुछ नया चाहिए, नया लिख दो भैया बाहर क्लास के, बट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मॉडिफाइंग दिस क्लास वी आर गुड टू गो। तो दिस इज द होल पॉइंट कि जब हम बोल रहे हैं अपने डिस्कशन में कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होता है इससे, एक क्लास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही करें। दूसरा पार्ट जो क्लियर होता है इस एग्जाम्पल से वो है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ये क्लास उसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक्सटेंड हो सकती है। तीसरा जो पार्ट क्लियर हुआ कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन का भी यही खुद में एग्जाम्पल है, और डिपेंडेंसी इन्वर्जन का क्या मतलब है वो मैं लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब था एक्चुअली, क्यों ये तीनों प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है एग्जाम्पल। कि इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग, एक मिनट, dependencies instead of defining dependencies inside functions or methods, we should be able to set them from outside. We should be able to set them from outside. जो भी डिपेंडेंसीज है ना उनको अपने क्लास के अंदर मत डिफाइन करो, उनको बाहर से सेट करो। यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, आप कॉलिंग टाइम पे उनको करो। तो जब मैं कॉल कर रहा हूँ ना तब डिपेंडेंसी पास कर रहा हूँ, यहाँ अंदर इफ एल्स नहीं लगा रहा, यहाँ कोई इफ एल्स नहीं लगा रहा कि अगर ये रिपोर्ट टाइप CSV है तो ऐसा करो। इफ एल्स गायब किया है मैंने, ध्यान दो ना, मैंने लगाया कि तो अगर कल को तो मैं ये नहीं है कि वो इफ एल्स लिखता ना तो ऑब्वियसली मुझे कुछ भी कर लूँ, मुझे यहाँ पे मॉडिफाई करना ही पड़ता। जब नई रिपोर्ट आती तो मैं लिखता ही कि एलिफ रिपोर्ट टाइप इज CSV देन डू दिस। तो प्रिंसिपल मॉडिफ हमारा जो था कि ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन वायलेट होता ही होता। तो जब मैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन फॉलो नहीं करूंगा, यदि डिपेंडेंसीज को बाहर से सेट नहीं करूंगा क्लास के, तब तक मैं अपना जो बेसिक प्रिंसिपल है ओपन क्लोज उसको फॉलो ही नहीं कर पाऊंगा। तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन का मतलब यही है कि डिपेंडेंसी आप क्लास के बाहर से दो, डिपेंडेंसी को फंक्शंस के अंदर मत डिफाइन करो, कोई इफ एल्स मत लगाओ डिपेंडेंसीज के कि अगर ये है तो ऐसा करो, वो है तो वैसा करो। तभी यही कहते हैं कि फालतू के इफ एल्स से बचना चाहिए। तो फालतू के इफ एल्स से आप तभी बच सकते हो जब आप इस तरह का कोड लिखोगे। दिस इज लाइव एग्जांपल वेयर यू अंडरस्टैंड सिंगल रिस्पांसिबिलिटी, सेकंड यू अंडरस्टैंड ओपन क्लोज प्रिंसिपल, थर्ड यू आल्सो अंडरस्टैंड दैट डिपेंडेंसीज को बाहर से कैसे पास करते हैं। तो आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं बाहर से पास कर पा रहे हो। तो ये तीन चीज समझ में आती है तो हमको एक क्लैरिटी मिल जाती है एक अच्छे कोड लिखने की, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली टू अंडरस्टैंड सॉलिड में ये तीन पार्ट, बाकी और दो पार्ट हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ। तो अब हमको थोड़ा सा एंटिटीज का आइडिया लग रहा है कि कैसे एंटिटीज होनी चाहिए। दूसरा जो हमने बात की थी, हमने तीन चीज बात की थी, एंटिटीज, DTA, TTO और DAO। इंटरेस्टिंग। तो DAO भी बहुत कीमती है। तो एंटिटीज कैसी होंगी, जैसे आपने मेरे कोड में देखी, यहाँ पे जो भी एंटिटी हैं जो परसिस्ट करा रहे हैं वो सब लिख दिया, और एक एंटिटी का एग्जांपल ले लो। बोर्ड ही अपने आप में एंटिटी है। देखो बोर्ड एंटिटी कैसे दिख रही है। तो मैंने क्या क्या कहा कि बोर्ड के पास एक अपना एक साइज है। बोर्ड हैज अ लिस्ट ऑफ स्नेक्स, बोर्ड हैज अ लिस्ट ऑफ लैडर्स, एंड दिस नोज अबाउट द मे बी लेट्स से क्यू टाइप है जिसमें कि प्लेयर की पोजीशंस हैं या प्लेयर की करंट पोजीशंस स्टोर हैं। शुरुआत में सब लोग 0-1 पे होंगे,
स्टार्टिंग ऑफ द गेम, बट व्हेन लेट्स से जाने ना चाल जल्दी तो होता है 5 पे पहुंच जाए, तो उनकी पोजीशन स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे हम कि प्लेयर आईडी और उसकी पोजीशन क्या है। ओके, नाउ जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके यहाँ पे होंगे गेटर और सेटर। एंटिटी में गेटर सेटर होंगे, ठीक है। गेट साइज, सेट साइज, गेट स्नेक लिस्ट, सेट स्नेक लिस्ट, गेट लेटर लिस्ट, सेट लेटर लिस्ट, ऐसे करके। थोड़ा एक सिंपलर मॉडल दिखाता हूँ पहले। लेडर, लेडर में कुछ नहीं। लेडर मॉडल में देखो तो क्या चीज है, केवल 2 ही एट्रीब्यूट होते हैं, क्या स्टार्ट है और क्या एंड है, बस। तो क्या क्या हो सकता है मेथड इसमें, मे बी गेट स्टार्ट, सेट स्टार्ट, गेट एंड, सेट एंड। बड़े नीट इंटरफेस हैं, बड़े नीट मॉडल्स हैं एक्चुअली स्पीकिंग कि लेडर में और कुछ नहीं होता, लेडर को और कुछ नहीं पता। लेडर नोज ओनली अबाउट इट स्टार्ट एंड एंड पोजीशन, इट डज नॉट नो अबाउट लूडो। लेडर डज नॉट नो अबाउट बोर्ड, बोर्ड नोज अबाउट लेडर्स। सिमिलरली स्नेक देख लो, सेम ही है। स्नेक में क्या अंतर है, कुछ नहीं, सेम है। प्लेयर की बात करें तो थोड़ा एट्रीब्यूट डिफरेंट होंगे, जैसे कि प्लेयर मान लो आईडी और नेम ले रहे हैं तो गेट आईडी, सेट आईडी, गेट नेम, सेट नेम। इस तरह से हम लोग एंटिटीज को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एंटिटीज बेसिकली समझ में आ ही रही होंगी क्या है यहाँ पे हमारी, और कोड देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं कमिंग बैक, अगर हमें एंटिटीज क्लियर है, एंटिटीज क्लियर है कि हमारे यहाँ पे क्या क्या है, ये चारों एंटिटी थी और आपके जो स्टेटमेंट्स थे बड़े कीमती थे। तो अब जैसे हम लिख रहे थे यहाँ पे कि बोर्ड हैज स्नेक्स एंड लेडर्स, इस एसोसिएशन से आपको क्लियर हो गया कि स्नेक को तो पता था सोर्स डेस्टिनेशन का, लेडर को भी, लेकिन बोर्ड को पता है स्नेक्स और लेडर्स के बारे में। तो इट हैज लाइक स्नेक लिस्ट एंड लेडर लिस्ट विद इट, देन देयर आर प्लेयर्स एटसेट्रा, बात की बात है। ओके कूल, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हमें एंटिटी समझ में आ गई कि एंटिटी वो चीज़ है भैया जो डेटाबेस में हम परसिस्ट कराते हैं, उनको लिखते हैं। और आई अगेन रिपीट, ये सब क्लियर हो गया होगा कि ऑडिट एंटिटी, टाइम्ड एंटिटी, ये सब हमें कैसे रीयूज करना है, बार बार एक चीज़ को डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू सेकंड पार्ट इज डीटीओ। डीटीओ क्या है? डीटीओ बेसिकली या डाओ, ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो डाओ तो बहुत सिंपल है, आई थिंक इसने डायग्राम बनाया भी होगा कि आपका एक है, इंसर्ट ड्राइंग कर लें अगर, Django मॉडल्स वाला ही है क्या भाई? हाँ जांगो मॉडल्स वाला ही है, लेकिन डाओ में हाँ मतलब मॉडल तो देखो मॉडल है, मैं जांगो के उस पर कमेंट नहीं कर रहा अभी कुछ, लेकिन मॉडल और डाओ और डीटीओ तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो मॉडल को हम डाओ से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डाओ बिल्कुल अलग है मेरे लिए, मैं मॉडल को तो अलग मानता हूँ बिल्कुल और डाओ को अलग मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो डाओ मतलब ये है भाई, ऑब्वियसली आपके पास एक डेटाबेस है और यहाँ आपका बिजनेस लॉजिक है। जो एक्चुअल एल्गोरिथम है कि भैया ये प्लेयर ये चले 6 चले तो क्या हो और ये चले तो क्या हो, ये ठीक है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि बिजनेस लॉजिक जो है क्या डायरेक्ट डीबी से बात करें, सवाल ये, क्या बिजनेस लॉजिक डायरेक्ट डीबी से बात करें? वो हम कभी एनकरेज नहीं करते कि बिजनेस लॉजिक को कभी पता भी हो कि डेटाबेस कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए हम बीच में यहाँ पे एक लेयर लाएंगे जिसका नाम है डाउ। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस लॉजिक जो है डाउ का यूज करें अगर डेटाबेस से बात करनी है तो। ओके नाउ डाउ में कैसे, आखिर डाउ में क्या चीजें होंगी उस पर अगर हम फोकस करना चाहें तो, और क्या है डाउ। तो डाउ सेपरेट्स, वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स की सारी बात है बस, और कुछ नहीं। डाउ सेपरेट्स लो लेवल ऑपरेशंस, ठीक है, फ्रॉम हाई लेवल बिजनेस सर्विसेज, फ्रॉम हाई लेवल बिजनेस सर्विसेज। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका एक
एंटिटी थी स्टूडेंट, ये मॉडल माना मैंने कि स्टूडेंट नाम का एक मॉडल था, तो एंटिटी मान लो। अच्छा, स्टूडेंट मॉडल में आपने जो इनिट में उसके फंक्शन लिखे कि भैया मान लो उस पर 4 चीजें या 2-3 चीजें, नेम है, रोल नंबर है और एज है, 3 चीज मान लो, ठीक है। तो यानी कि जब स्टूडेंट मॉडल का अब शॉर्ट में अगर लिखूं तो कैसे दिख रहा होगा, उसका एंटिटी अंतर बताता हूँ एंटिटी और डाउ में साफ साफ, कि क्लास स्टूडेंट था, ऑब्जेक्ट से ले लो उसको सिंप्लीफाई करते हुए, ये उसका इनिट था, यहाँ पे उसका होगा नेम, रोल नंबर, अभी एज भी हटा देता हूँ, टाइम भी, 2 चीज काफी है, और यहाँ पे इसका था नेम, अच्छा, और यहाँ पे बाकी फंक्शन होंगे, कैसे होंगे बाकी फंक्शन, गेटर सेटर, यानी कि भैया गेट नेम फंक्शन लिखा होगा जो वो रिटर्न कर रहा होगा ऑब्वियसली, ये ऐसे ही सेट नेम लिखा होगा, जो कि सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू ये नेम जो उससे पास हो रहा होगा। सिमिलरली एज के रेस्पेक्ट में 2 मेथड और होंगे, गेट एज सेट एज, ठीक है, लीव इट। दिस इज माय एंटिटी, मैं इसको एंटिटी बोल रहा हूँ, इसको डाउ कैसे बोल दूं भाई, डाउ की तो बात ही नहीं करी इसने, तो डाउ एंटिटी तो बिल्कुल अलग अलग चीज हो गई। डाउ मतलब है क्रड, क्रड इंप्लीमेंट कर रहा है वो आपके मॉडल पे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट टाइप के ऑपरेशंस, ठीक है, वो आपके लिए इंप्लीमेंट कर रहा है डाउ। तो जो स्टूडेंट डाउ होगा, डाउ उसके अंदर, ठीक है, बहुत डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट होगा। इस डाउ को पता है एक्चुअली डेटाबेस के बारे में, एंटिटी को डेटाबेस के बारे में कुछ नहीं पता, उसको क्या पता, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो सपोज करो यहां इसका है इनिट, और इसके इनिट में मान लो हमने, तुमने देखा होगा माई सीक्वल केस में कर्सर ऑब्जेक्ट बनता है डेटाबेस के ऊपर एटसेट्रा, डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह देके एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनता है, और एक्चुअल क्वेरी जो होती है तो क्या होती है, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और फिर तुम्हारी क्वेरी लिखी होती है जो तुम्हें चाहिए। तो एग्जाम्पल, तो क्रड ऑपरेशन के लिए है, जैसे मैं कहूँ डेफ गेट स्टूडेंट, गेट नेम नहीं है आपके भाई, ध्यान दो, गेट सेट नेम गेट नेम नहीं है, स्टूडेंट निकालो, कौन स्टूडेंट है, ठीक है, और मे बी दे कैन पास एन आईडी, सपोज आईडी आ रही है, तो यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, सपोज ORM भी नहीं है, और मैं हार्ड कोड क्वेरी लिखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज ये आईडी, सिंटेक्स छोड़ दो अभी, सिंटेक्स की बात मत करो, नहीं तो फालतू टाइम लगेगा। कूल, ये इसका काम है, तो जो रिजल्ट आए उन्हें रिटर्न करे या जो भी कुछ करना है। और सपोज करो अब हो डिलीट स्टूडेंट करना हो, कोई डिलीट करना हो, तो वो भी ऐसे ही कुछ यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, एक आईडी से डिलीट हो जाए एटसेट्रा, कर लेना इंप्लीमेंटेशन जो भी हो। सपोज करो मुझे अपडेट करना है, अपडेट करते मैं डिक्शनरी ले रहा हूँ, जो चीज अपडेट करनी है एटसेट्रा, ये ओके। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो डाउ है, ये डाउ ही लो लेवल ऑपरेशंस की बात कर रहा है, यानी कि कल को यदि मैं डेटाबेस माई सीक्वल की जगह पोस्टग्रेस ले आऊं, मेरा कोई एक आर्किटेक्ट ने हुआ भैया माई सीक्वल स्लो हो गया, ये नहीं कर रहा हमारे लिए स्केल, अब मुझे माई सीक्वल हटा के पोस्टग्रेस लाना है, अच्छा, तो मैं अपने एंटिटी को मॉडिफाई नहीं करूंगा, मैं अपने बिजनेस लॉजिक को टच नहीं करूंगा, मैं मात्र डाउ में जाऊंगा, क्योंकि डाउ को ही मुझे पता है ना, एक बहुत ही क्लियर है, और जब पूरे डेवलपर्स कम्युनिटी जो हमारे प्रोजेक्ट में होगी वो फॉलो कर रही होगी, तो मुझे सबको क्लियर करना है भैया अपने डाउ मॉडिफाई करो, डोंट टच द एंटिटीज, डोंट टच द बिजनेस लॉजिक, डोंट टच एनी सर्विस एट ऑल, आप बस डाउ को मॉडिफाई कर लो, तो मे बी उनका कर्सर ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और डाउ की हो सकता है क्वेरी बदल रही हो तो बदल रही हो तो बदल रही हो, तो उनके टेस्ट केस भी लिमिट हो जाएंगे,
या उनको मान लो एचबीएस पे जाना हो, ठीक है, तो जो चेंजेस होंगे वो डाओ में होंगे। तो डोंट कंफ्यूज डाओ विद एंटिटी। एंटिटी में तो गेटर सेटर है बस, सारी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उस एंटिटी के। लेकिन डाओ डाओ इज दैट क्लास जो लो लेवल इंटरेक्शंस कर रही है। या मान लो एक हो गेट ऑल स्टूडेंट्स नाम की एपीआई हो, तो वो भी गेट है, उसे भी क्वेरी डेटाबेस क्वेरी माननी पड़ेगी। वो सब पार्ट डाओ का होना चाहिए। तो दैट इज वाई मैं ये एडवाइस करूंगा कि आइडियल जो राइट वे वो यही है, हम यहाँ पे ना मिक्स करें उसको एंटिटी वगैरह में, उसको हम डाओ को सेपरेट रखना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 कूल है। तो क्या कर रहा है ये डाओ, और अब क्लियर भी हो गया है, फिर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा साफ रहे। डाओ डीकपल्स, जो डीकपलिंग की बात है, डाओ डीकपल्स persistent storage implementation from rest of your application। now very clear। सपोज हम इस तरह की लिखे पड़े थे पूरे में, सडनली हमारा अब एक प्रोजेक्ट ने एक नया टर्न लिया और लोगों ने कहा कि भैया इसमें हैक्स हो जाते हैं इस चीज में, इस तरह की क्वेरी लिखते हो, तो अब से हार्ड कोड क्वेरी का यूज बंद। अब से जो हमें करना है वो हम ORM यूज करेंगे। तो मे बी ORM में तुम ये लिखते ना, यहाँ पे ORM का अगर होता तो क्वेरी बदल जाती, और यहाँ ये लिखा होता कि स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर वेयर आईडी दिस आईडी। लेकिन इस तरह के कोड चेंज कहाँ करने हैं? अगर हमने गंदगी नहीं मचाई है और डाओ को सेपरेट रखा है, तो इस तरह के कोड चेंज केवल डाओ में होंगे, दुनिया भर में नहीं होंगे पूरे कोड में। तो वो सेग्रीगेशन, वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स अच्छे कोड में बहुत जरूरी है कि हम डाओ को सेपरेट रखें। ओनली डाओ नोज अबाउट परसिस्टेंट लेयर, कि कहाँ परसिस्ट हो रहा है, कैसे परसिस्ट हो रहा है। एंटिटी को नहीं पता, बिजनेस लॉजिक को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, बेसिकली ये है डाओ, ठीक है। तीसरी बात, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था यार, जब अच्छा कोड देखूं ना तो मुझे ऐसा दिखे कुछ, एक बहुत ही क्लियर सा आइडिया दे देता हूँ कि एक एप्स लेवल दिखे, और मान लो ये है एप्स, ठीक है, और ऐप में आऊं तो मुझे एक एंटिटीज नाम का एक वो दिखे जिसमें सारे एंटिटी लिखी हूँ। फिर मुझे एक डाओ नाम का फोल्डर दिखे जिसमें सारे डाओ लिखे हों। फिर मुझे एक डीटीओ नाम का फोल्डर दिखे जो सारे डीटीओ लिखे हों। फिर मुझे एक कॉन्स्टेंट्स नाम का फोल्डर लिखे जिसमें सारे कॉन्स्टेंट डिफाइन हो। फिर मुझे एक यूटिल्स नाम का फोल्डर मिले जिसमें सारे यूटिलिटी डिफाइन हो, जो कॉमन हो, सबके लिए बार बार यूज हो सकती हूँ। फिर मुझे एक एक्सेप्शंस नाम का फोल्डर मिले जिसमें एक्सेप्शंस के मैसेज सब डिफाइन हो। तो ये कुछ ब्रॉड लेवल हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, कि जिन पे मतलब जिनसे देख के समझ में आ रहा है कोड वेल स्ट्रक्चर्ड है, कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है, डाओ अलग है, एंटिटी अलग है, डीटीओ अलग है, कांस्टेंट अलग है, यूटिल्स अलग हैं, एक्सेप्शंस अलग हैं। तो जब इस तरह का सेपरेशन रहेगा तो ऑब्वियसली थिंग्स विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। कोड में मॉडिफिकेशन जब होंगे तो इजीली एड्रेस हो सकते हैं। लास्ट थिंग विच आई वांट टू जस्ट केटर टू इज डीटीओ। तो डीटीओ डिपेंड करता है, जावा वाले तो बहुत हार्ड कोड फॉलो करते हैं इसको, लेकिन अच्छा है एक्चुअली स्पीकिंग, इवन आई लाइक इट। मतलब मैं अगर फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे समझ में आता है। तो डीटीओ नाम ही काफ़ी है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट ही क्या बोलते हैं इसको, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है। कूल। सो डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट की और हम एक लास्ट में बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो ये क्या है आखिर? यूज्ड फॉर representing request and response objects of any web service, request and response objects of any web service। यहाँ क्योंकि वेब सर्विस के बारे में ज्यादा बात करते हैं, स्पेशली तो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होते हैं ना वेब सर्विस में। तो आप भैया एपीआई बना कर देते हो और साफ साफ कहते हो ये रहे आपके रिक्वेस्ट, ये रही आपकी रेस्पॉन्स। अच्छा, जब इतने हार्ड कोडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सब कुछ साफ साफ पता है, क्लैरिटी है, तो वो सेपरेट होने चाहिए आइडियली स्पीकिंग। कि जो डीटीओ है वो ऐसा होगा, एग्जांपल कि भाई क्लास यूजर डीटीओ, और ये नॉर्मली देखोगे ना तो डीटीओ के अंदर ही मैंने जो सब जगह अच्छी जगह देखा है वो ऐसे करते हैं लोग
DTOs के अंदर दो फोल्डर होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट का फोल्डर और दूसरा होता है रिस्पॉन्स का फोल्डर। तो जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो रिक्वेस्ट फोल्डर में होते हैं, जो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेस्पॉन्स में होते हैं। सपोज करो कि ये यूजर का रिक्वेस्ट DTO है, जब आप यूजर के लिए रिक्वेस्ट आती है सर्विस से तो वो क्या पास करें, ठीक है। या यूजर को हम जो रेस्पॉन्स करते हैं, तो या तो ये तरीका है एक फोल्डर में लिखते चले जाओ, ये भी सही है, कोई आफत नहीं आ रही इसमें भी। या ये है कि रेस्पॉन्स फोल्डर अलग हो, आप मतलब इट्स अप टू यू, मतलब आइडली वो कोई इतना हार्ड कोड नहीं है कुछ। तो यूजर रेस्पॉन्स DTO में मैं यहाँ पे साफ साफ लिखूं कि मैं क्या क्या चीज रिटर्न करने वाला हूँ इस क्लास में, कि जब मेरे पास कुछ आएगा तो मैं एक नेम रिटर्न करता हूँ रेस्पॉन्स में, या मैं उसका रोल नंबर करता हूँ। तो मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट जब पता लगाने हैं ना, मेरे API जो स्वैगर वगैरह पे टूल्स होते हैं दुनिया भर के, उन पे लोग API एक्सपोज करते हैं, राइट, स्वैगर बोलते क्या बोलते हैं उसको, ये API डॉक्यूमेंटेशन के लिए बना है ये टूल, ठीक है। तो जब आप इसको यूज करोगे ना, API डॉक्यूमेंट को, आई थिंक वो डेमो दिया है नहीं दिया, आई डोंट नो, तो बेसिकली आपको वहां पे देखने लगेगा कि भैया ये ऐसे कि आपकी ये पोस्ट API है, ये आई हैव लाइव डेमो। तो ऐसे आप एक्सपोज करोगे तो स्वैगर पे डिफाइन कर देते हो भैया ऐसे पास कर, पोस्ट में /pad आईडी से अपलोड इमेज पास कर, ये पैरामीटर पास कर, तो रेस्पॉन्स में तुझे ये मिलेगा। यही राइट तरीका है अपने API को एक्सपोज करने का, ताकि लोग इस पर देख पाए। या मैं करूँगा फाइंड बाय स्टेटस पैड, तो ये पास करूँ तो ये मिलेगा, ऐसा रेस्पॉन्स मिलेगा, एटसेट्रा। तो ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हैं, इनको हम DTO में साफ साफ रखे हुए हैं, DTO में क्लियरली लिखे हुए हैं कि भैया ऐसे। और DTO का फंडा सिंपल है यार, कि जो भी DTO है वो सब सीरियलाइजेबल होना चाहिए, क्योंकि DTO का मतलब ही भैया जो चीज नेटवर्क पे चलेगी, भैया रिक्वेस्ट क्लाइंट से आएगी तो नेटवर्क होके आएगी हमारे पास, रेस्पॉन्स हम भेजेंगे क्लाइंट को वापस तो फिर नेटवर्क के ऊपर से भेजेंगे। तो DTO के अंदर जो भी चीज है, यू हैव टू एंश्योर कि कैसे वो सीरियलाइजेबल हो, उसको आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। तो DTO इज समथिंग विच इज लाइक वो वायर पे चल रहा है, भैया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेयर्स है। तो उस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेयर को हम लोग चाहते तो वहीं पे भी लिख सकते थे, भाई कोई रोक थोड़ी रहा है। मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये मेरे मान लो एक्सटर्नल API होती तो यहाँ पे रिटर्न कर सकता था मैं ऐसे, कौन रोक लेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यही कहना है कि फिर भी ये राइट वे नहीं लग रहा है। DTO का यूज करते हुए क्या हम DTO को पास करते कुछ और DTO से इनिशियलाइज कराते, तो हम यहाँ पे ये सब चीज हार्ड कोड ना करते, हम DTO को पास करते अपना ऑब्जेक्ट को। और हो सकता है हमारे पास 10 एट्रीब्यूट हो, आज हम 5 रिटर्न कर रहे हो, कल को हमें 6ठा रिटर्न करना पड़े तो मैं DTO में चेंज करूँ, मैं हर जगह कोड में छानू नहीं कि मैं कहाँ कहाँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ किस किस कोड में। कि हो सकता है देखो भाई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में 50 जगह रिटर्न करूँ, अपडेट पे रिटर्न करूँ, रीड टाइम पे रिटर्न करूँ, गेट ऑल स्टूडेंट्स में भी रिटर्न करूँ, और वो सब के सब फाइनली तो मैं 3 जगह चेंज करूँ, या मैं स्टूडेंट DTO रेस्पॉन्स में एक जगह चेंज करने से काम चल जाएगा। तो उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी आएगी आपके सिस्टम में, कि आपके जहां भी कभी स्टूडेंट रिटर्न हो रहा है वो सब एक फॉर्मेट में होगा, सब एक ही तरीके रिटर्न कर रहे होंगे। वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आएंगे इस पे और, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि हाँ, डाउज और DTOs की अपनी अपनी अहमियत है। एंटिटी बिल्कुल अलग चीज है, वो समझ रहे हो, डेटा सेटर है। डाउज वो चीज है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है लो लेवल पे। DTO बिल्कुल हाई लेवल पे बात कर रहा है, बेसिकली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपकी वेब सर्विस में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वाया क्लासेस। तो दैट्स इट, आई थिंक आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो एक कोड लिखेंगे थोड़ा सा तो और क्लैरिटी आएगी।